बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं कि आज इंटरनेशनल उर्दू डे मनाया जा रहा है। इंटरनेशनल उर्दू डे असल में क्यों मनाया जाता है, इसके मुतल्लिक तो आपने लेक्चर सुने भी हैं, आप जानते भी हैं और आप अक्सर जो है इंटरनेट की बदौलत इस मुतल्लिक जानकारी हासिल करते रहते हैं। मेरा आपके सामने आने का जो मकसद है वो ये है कि हम उर्दू ज़ुबान के तहीं कुछ जानकारी हासिल करें कि आखिर ये ज़ुबान किस तरह से वारिद वजूद में आई और उर्दू ज़ुबान का अगर तारुफ़ किया जाए तो किस तरह से किया जाएगा। इन मसाइल पर हम बात करेंगे। वैसे जो डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल हैं उन्हें शायर मशरक़ कहा जाता है और इकबाल का जो कलाम है, उनकी जो शायरी है, उनका जो यानी कि अदब है वो सरहदों का मोहताज नहीं है। यानी हर देश में जहाँ भी कोई उर्दू बोलने वाला आपको मिलेगा तो वहाँ पर इकबाल के मुतल्लिक जानकारी या इकबाल से उसकी हमदर्दी भी आपको देखने को मिलेगी। तो अब डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल के जन्मदिन के मौका पर इस दिन को मनाया जाता है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने वाले अफराद को और ख़ास तौर से मिशन के तहत जो प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं उन तमाम प्रोग्रामों की भी तारीफ़ करना वाजिब बनता है, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद करने से स्टूडेंट्स को, तालिब इल्मों को, लोगों को, आवाम तक जो मैसेजेस पहुँचते हैं वो काफ़ी मुफीद, फ़ायदेमंद साबित होते हैं। तो अब देखिए कि उर्दू ज़ुबान असल में क्या चीज़ है। उर्दू के लुग़वी मानी होते हैं लश्कर के। लश्कर आप जानते हैं कि लश्कर कहते हैं जैसे फ़ौज का कोई एक गिरोह आप मान लीजिए, उसमें जो है वो लश्कर उसे कहा जाता है। अब जब फ़ौज का एक गिरोह है, एक ग्रुप है, तो उसमें कोई एक दो शख्स नहीं होंगे, उसमें बेशुमार लोग होते हैं और वो लोग भी कोई एक तरह के या एक किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले नहीं होते हैं। वो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं और मुख्तलिफ़ उनका रंग होता है, मुख्तलिफ़ नस्ल होती है, तो वो लश्कर होता है। तो इसी तरह से उर्दू ज़ुबान में बहुत सारी ज़ुबानों के अल्फाज शामिल हैं। यानी हमारी जो उर्दू ज़ुबान है उसमें हिंदी, खड़ी बोली, प्राकृतें, अपभ्रंश, पंजाबी, अरबी, फ़ारसी, इस तरह की बहुत सारी ज़ुबानें, इवन के अंग्रेज़ी के भी बहुत सारे अल्फाज उर्दू ज़ुबान में पाए जाते हैं। इसलिए उर्दू ज़ुबान को जो है लश्करी ज़ुबान कहा गया है। इस ज़ुबान को मखलूत ज़ुबान भी कहा जाता है, यानी मिली जुली भाषाएँ, मिली जुली ज़ुबानें जो हैं वो इस ज़ुबान में हमें मिलती हैं, इसलिए इसे मखलूत ज़ुबान भी कहा जाता है। अब उर्दू ज़ुबान जो है, उर्दू अदब जो है, उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। यानी एक जो हिस्सा है वो नसरी हिस्सा कहलाएगा और दूसरा जो हिस्सा है वो हिस्सा नज़म कहलाएगा। अब देखिए नसर क्या चीज़ होती है। आप जानते हैं कि जो अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये नसर है। और नज़म क्या है? नज़म है जो अशार में कही जाए, यानी जो हम कहानी पढ़ें, सुने, देखें या लिखें, तो वो नसर है। अब नसर में बहुत सारी असनाफ़ आती हैं, जैसे दास्तान है, नावल है, अफ़साना है, उसके अलावा ड्रामा है, मुकाला वगैरह है। तो इस तरह की ये तमाम जो असनाफ़ हैं ये नसर में आती हैं। नज़म की अगर बात की जाए तो नज़म में भी इसी तरह की बहुत सारी असनाफ़ मौजूद हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम बोल सकते हैं नज़म, हम्द, नात, रुबाई, कसीदा, मरसिया, कता, इसके अलावा और यानी कि बहुत सारी असनाफ़ सुहन हैं। अब सीधी सिंपल बात इतनी सी है कि जो चीज़ें यानी कहानी अगर है तो वो नसर है और अगर अशार में कुछ कहा गया है तो वो नज़म है। तो अब इस तरह से उर्दू का जो अदब है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। अब देखिए अदब क्या चीज़ होती है। अगर कोई छोटे बच्चे हमें सुन रहे हैं तो देखिए अदब उसे हम कहते हैं कि अदब के ज़रिए हमारी सकाफ़त, हमारी तहज़ीब व तमद्दन और हमारा विरसा जो है वो अदब के ज़रिए ही हम तक पहुँचा। अब जैसे कुरान अज़ीम है,
तो अरबी अदब का एक अनमोल तोहफ़ा है। इसी तरह से फ़ारसी अदब बहुत सारा है और इसी तरह से उर्दू भी एक अदब है, यानी एक लिटरेचर है, और इस लिटरेचर में बहुत सारी असनाफ़ सुहन मौजूद हैं जिनके मुतल्लिक मैंने आपसे बात की है। अब आगे बढ़ते हैं और बात आती है कि उर्दू का आगाज़ कैसे हुआ। यानी कोई भी जो ज़ुबान होती है, कोई भी हम चीज़ जो बनती है, नई ईजाद होती है, कोई ना कोई उसके पीछे हाथ होता है, किसी न किसी तरीके से जो है वो वारिद वजूद में आती है, यानी उसकी ईजाद होती है, उसकी शुरुआत होती है। अब हम अगर उर्दू की बात करें तो उर्दू के मुतल्लिक जो हमें नज़रियात मिलते हैं तारीख़ की रोशनी में, वो बेशुमार नज़रियात हमारी आंखों के सामने आते हैं। यानी हम बिल्कुल एक्यूरेट ये नहीं कह सकते हैं कि उर्दू किस तरह से वारिद वजूद में आई या कहाँ पर उर्दू का आगाज़ हुआ। ये बात कहनी थोड़ी हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। अलबत्ता कुछ जो नज़रियात हमारे सामने आते हैं उनके मुतल्लिक हम बात कर सकते हैं। तो अब उर्दू का आगाज़ किस तरह से हुआ, तो इस मुतल्लिक जो नज़रियात हमें मिलते हैं, अगर उन नज़रियात पर हम गौर करें तो हमारा सर चकरा जाता है। यानी इतने नज़रियात हमारे सामने मौजूद हैं कि हम किस पर यकीन करें ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज की हमारा जो ये सेशन है, इसमें हम इंशाअल्लाह उस मुकाम तक, उस मुद्दे तक, यानी उस चीज़ को हासिल कर लेंगे कि कम से कम हमें इस चीज़ के बारे में पता चलेगा कि उर्दू कहाँ पैदा हुई। अब कोई कहता है उर्दू दक्कन में पैदा हुई, कोई कहता है सिंध में पैदा हुई, कोई कहता है दिल्ली में पैदा हुई और कोई कहता है पंजाब में पैदा हुई। अब मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं, लेकिन इन तमाम जो नुकात साज हैं, इनमें एक नज़रिया, जो एक बात है, वो मुश्तरका नज़र आती है। अब वो बात क्या है? वो है कि हर कोई ये मानता है कि उर्दू का आगाज़ बर्रे सगीर हिंदो पाक में हुआ। यानी एक बात जो है वो मुश्तरका है, बेशक नज़रिया अलग है, लेकिन एक बात उस नज़रिए में मौजूद है कि बर्रे सगीर हिंदो पाक में उर्दू ज़ुबान वारिद वजूद में आई। अब जैसे नसीरुद्दीन हाशमी हैं, तो नसीरुद्दीन हाशमी जो हैं वो उर्दू के मुतल्लिक कहते हैं कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई। अब वो इस नज़रिए को क्यों कहते हैं? देखिए, जो अरब ममालिक थे, यानी अरब के लोग थे, वो सबसे पहले काफ़ी, यानी कि अगर हम पुरानी बात करें तो इस्लाम अभी वारिद वजूद में नहीं आया था। यानी मज़हब इस्लाम की इब्तदा से पहले अरब लोग दक्कन के साहिलों पर आते थे तिजारत करने के लिए, और वहाँ पर उनसे जो लेन देन होता था, और अब अरबी और दक्कनी ज़ुबान जो थी वो आपस में मिक्स हो रही थी और वहाँ से एक ज़ुबान निकल रही थी। ये बात नसीरुद्दीन हाशमी कह रहे हैं, और अब इसकी जो है तरदीद भी बहुत सारे नुकात साज़ों ने की है, लेकिन नसीरुद्दीन इस बात को मानते हैं। उनका नज़रिया ये है कि उर्दू का जो वारिद वजूद है वो दक्कन से हुआ। लेकिन अगर हम आगे बढ़ें तो सैयद सुलेमान नदवी आ जाते हैं, और सैयद सुलेमान नदवी कहते हैं कि उर्दू सिंध में पैदा हुई। अब देखिए, उर्दू सिंध में पैदा होना जो है वो किस तरह से हुई, इसके मुतल्लिक वो अपना नज़रिया पेश कर रहे हैं कि जो मुसलमान फ़ातिहीन थे, असल में उर्दू का यानी बर्रे सगीर और हिंदो पाक में आना, ख़ासकर इंडिया में उर्दू का आना, जो मुस्लिम रूलर्स थे, जो मुस्लिम फ़ातिहीन थे, वो जब हिंदुस्तान पर उन्होंने यानी कि यहाँ पर हमले किए और इस इलाके को अपने कब्ज़े में लिया। आप जानते हैं कि जो रूलर्स थे पुराने वक्तों में, तारीख़ से आप वाकिफ़ हैं, वो दूसरे बादशाहों पर अक्सर हमले किया करते थे, हमले होते रहते थे, और जो कुछ इलाके को वो अपने ज़ेरे इंतज़ाम ले लेते थे, उस पर कब्ज़ा कर लेते थे, फिर वहाँ उनकी हुकूमत कायम हो जाती थी। अब इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि सिंध पर जो मुस्लिम फ़ातिहीन जब वहाँ पर आए तो वो अरबी ज़ुबान बोलते थे, और सिंधी ज़ुबान जो है वो अरबी के साथ एक तरह से मिक्सचर हुई। यानी कोई भी सकाफ़त, कोई तहज़ीब, कोई लैंग्वेज, कोई ज़ुबान जब एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल होती है, मिसाल के तौर पर मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ और मुझे सुनने वाला अगर कोई शख्स अरबी में बात कर रहा है,
तो जब हम दोनों आपस में आमने सामने होंगे तो कुछ अरबी और कुछ उर्दू बोली जाएगी, और बीच में जो लोकल लैंग्वेज है, जो बोलियां हैं, वहाँ की मुकामी बोलियां हैं, वो भी बीच में आ जाएंगी। तो इस तरह से एक नई ज़ुबान जो है वजूद में आ जाएगी, उसका वारिद वजूद होगा। तो इसी तरह से जो सिंधी लोग थे वो जब उन मुस्लिम फ़ातिहीन के साथ बात करते थे तो उसमें सिंधी का जो था एक मिक्सचर नज़र आ रहा था। लेकिन बहुत सारे अल्फाज सिंधी ज़ुबान में अरबी के आज भी मौजूद हैं और दिखाई देते हैं। अब जैसे सिंधी ज़ुबान में पहाड़ को जबल कहा जाता है, और उर्दू में भी और सिंधी ज़ुबान में पहाड़ को जबल कहा जाता है, और अरबी में भी पहाड़ को जबल ही कहा जाता है। अब प्याज की बात करें तो सिंधी में भी इसे बसल कहा जाता है और अरबी में भी इसे बसल ही कहा जाता है। इस तरह से बहुत सारे बेशुमार ऐसे अल्फाज हमारे पास मौजूद हैं जो सिंधी और अरबी में यानी कि एक जैसे हैं, किसी चीज़ को सेम वर्ड्स में उसका नाम लिया जाता है। तो इस तरह से अगर वहाँ उर्दू का जन्म होता तो ये वाली चीज़ें जो थी इतनी सेम ना होती। अब जो अगला नज़रिया है और बहुत ही यानी कि ठोस, एक तरह से सबूत ठोस नज़रिया इसको हम कह सकते हैं, वो है हाफ़िज़ महमूद शिरानी का। हाफ़िज़ महमूद शिरानी जो हैं वो कहते हैं कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई। अब देखिए हम जब गूगल पर या कहीं पर सर्च करते हैं उर्दू कहाँ पैदा हुई तो हमें जवाब मिलता है, यानी घुमा फिरा के कहा जाता है उर्दू दिल्ली में पैदा हुई। लेकिन उससे पहले भी तो ज़रा सोचिए कि दिल्ली उर्दू पहुँची कहाँ से। नसीरुद्दीन हाशमी की जो किताब है उर्दू पंजाब में पैदा हुई, उसका जब हम मताला करते हैं तो हमें इस बारे में पता चलता है कि पंजाब के अंदर तकरीबन 200 साल तक जो मुस्लिम फ़ातिहीन थे, जो मुस्लिम रूलर्स थे, वो वहाँ पर रहे। अब ये जो मुस्लिम थे वो फ़ारसी बोल रहे थे, और अरबी तो आपको पता ही है कि उस वक्त ज़ुबान जो थी अरबी भी थी। तो फ़ारसी, अरबी और पंजाबी जब मिक्स हुई तो एक नई ज़ुबान वहाँ से वारिद वजूद में आई, वही ज़ुबान उर्दू थी। अब 200 साल तक पंजाब में ये जो मुस्लिम रूलर थे यहाँ पर रहे, और उसके बाद फिर दिल्ली की तरफ इन्होंने कूच किया, यानी बाद में ये दिल्ली पहुँचे। तो अब पहले जो है पंजाब में ये ज़ुबान बहुत फली फूली और फिर यहाँ से ये ज़ुबान आगे दिल्ली के लिए निकली। सुल्तान महमूद गज़नवी हों या फिर शहाबुद्दीन गौरी हों, उन्होंने बार बार पंजाब पर हमले किए, और इन हमलों के दौरान वो कुछ इलाका जो था वो फ़तह कर रहे थे, और वहाँ पर अपने जो लोग थे उन्हें वो आबाद कर रहे थे और फिर आगे निकल जाते थे। अब ये लोग जूँ जूँ उस खित्ते में आबाद होते रहे तो उर्दू ज़ुबान यहाँ फूलती रही, फलती रही। अब देखिए महमूद शिरानी जो हैं वो उर्दू ज़ुबान को पंजाब में पैदा हुई, इस हवाले से वो बहुत सारे शोरा का कलाम भी पेश करते हैं जिसमें पंजाबी सिंधी ज़ुबान का मिक्सचर हमें नज़र आता है, और फिर वहाँ से एक नई ज़ुबान निकलती हुई हमें दिखाई देती है, और वो ज़ुबान जो है वो उर्दू है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पंजाब एक तरह से एक ऐसी जगह थी, ऐसा मुकाम था कि जहाँ पर इस ज़ुबान ने बहुत ज़्यादा तरक्की की और इसे फूलने फलने में काफ़ी वहाँ पर यानी कि मौका मिला, एक वक्त मिला। अब 1193 ईस्वी जो थी तब जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने दिल्ली का सफ़र किया। जब वो पंजाब से दिल्ली की तरफ गए तो ये ज़ुबान भी उनके साथ दिल्ली चली गई। तो अब आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि 200 साल, पौने 200 साल के करीब पंजाब में ये लोग रहे हैं, तो वहाँ पर इस ज़ुबान का फलना फूलना, तरक्की करना तो वाजिब सी बात है। अब दूसरी बात जो बड़ा एक तरह से यानी कि हमारे पास सबूत है, एक एविडेंस है, वो क्या है? वो ये है कि उर्दू ज़ुबान में हम जो तज़कीर व तानीस करते हैं सेम उसी तरह से पंजाबी में भी तज़कीर व तानीस जो है वो की जाती है। अब देखिए हमारे पास जब किसी लफ्ज़ के आखिर में अलिफ आता है तो उसको ये में बदल कर उसका मोनस बना लिया जाता है। इसी तरह से पंजाबी में भी सेम किया जाता है। यानी मिसाल के तौर पर बकरा है तो बकरा के आगे अलिफ आया, अलिफ को हमने ये में कन्वर्ट कर दिया तो बकरी बन गया, तो तज़कीर व तानीस हो गया, यानी मोनस और मज़क्कर हो गया। तो सेम इसी तरह से पंजाबी में भी मोनस और मज़क्कर किए जाते हैं। अब ये ज़ुबान जब दिल्ली में पहुंची
तो दिल्ली में यानी कि वो एक दिल्ली एक जगह बन गई, वहाँ पर बादशाह रहने लगा और लाहौर से जो बादशाह का बैठने की जगह थी वो दिल्ली में मुंतकिल हो गई और अब यहाँ पर उर्दू ज़ुबान जो थी वो अक्सर कसीर तादाद में बोली जाने लगी और बहुत सारे लोगों ने इस ज़ुबान में बात भी की, इस ज़ुबान को फैलाया फुलाया और बहुत सारी जो कारोबार था, निज़ाम था, वो आगे बढ़ता रहा। अब देखिए उर्दू ज़ुबान पढ़ने का हमें आज के दौर में क्या फ़ायदा हो सकता है, ये हमने मुख्तसर जाना थोड़ा कि उर्दू ज़ुबान की पैदाइश किस तरह से हुई। अब देखिए कि इस ज़ुबान को वारिद वजूद में लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी मुशक्क़त करनी पड़ी और किस तरह से ये ज़ुबान आई। अब इसका ख़ुलासा अगर पेश किया जाए तो यानी कि बहुत सारी ज़ुबानें बोलने वाले लोग, ख़ासकर मुस्लिम रूलर्स जब बर्र सग़ीर हिंदो पाक में आए, इंडिया में आए, तो यहाँ पर उन्होंने दूसरे लोगों के साथ जब बातचीत की तो उस बातचीत में बहुत सारी भाषाएँ, बहुत सारी बोलियाँ जो थी वो मिक्स हुई, वो ज़ुबानें मिक्स हुई और उससे एक ज़ुबान निकल कर सामने आई, वो उर्दू ज़ुबान थी। अब ये पहले जो है दक्कनी जो है यानी कि दक्कन में लिखी गई तकरीबन और वहाँ से इसका वारिद वजूद हुआ। फिर आस्ता आस्ता सजते संवरते सर सैयद अहमद ख़ान जैसे लोगों ने इसको संवारने में काम किया, डॉक्टर इकबाल जैसे लोगों ने काम किया, अल्लामा शिबली नुमानी जैसे लोगों ने इसे सुधारने में काम किया और फिर ये ज़ुबान सज संवर कर हमारे सामने आई। सबसे ज़्यादा उर्दू ज़ुबान को तरक्की मिली, फ़रोग मिला, तो वो कहाँ से मिला? वो हमें मिला फ़ोर्ट विलियम कॉलेज से। आप जानते हैं कि फ़ोर्ट विलियम कॉलेज जो था हिंदुस्तान में कायम किया गया था। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट उसके प्रिंसिपल थे और इस कॉलेज का मकसद क्या था कि जो मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में जो किताबें लिखी गई हैं उन किताबों को उर्दू में ट्रांसलेट किया जाए, उर्दू में तर्जमा किया जाए। तो तर्जमा निगारी जब शुरू हुई फ़ोर्ट विलियम कॉलेज में तो वहाँ से हमें बहुत सारा उर्दू अदब का ज़ख़ीरा मिला। तो इसलिए फ़ोर्ट विलियम कॉलेज ने उर्दू को हम तक पहुँचाने में बहुत आम रोल अदा किया है। अगर फ़ोर्ट विलियम कॉलेज की किताब देखी जाए, बाग़ व बहार जो मीर अमन ने लिखी है, तो बाग़ व बहार किताब यूँ मान लीजिए कि सलीस उर्दू की यानी आसान उर्दू का वो पहला नमूना है कि जिससे आगाज़ हुआ सलीस उर्दू का, आसान उर्दू का। जो पहली उर्दू थी, कदीम उर्दू थी, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करती थी। फिर हम अगर आगे चलें तो ख़तूत गालिब आपने पढ़े होंगे, जो मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब थे, उनके जो ख़त थे वो आम बोल चाल में लिखे गए वो ख़तूत, और उन ख़तूत से भी उर्दू समझने में, बोलने में, लिखने में बहुत आसानी हुई और इस तरह से ये ज़बान बनती, सजती, संवरती रही और आगे बढ़ती रही और आज ये ज़ुबान हम तक पहुँच चुकी है। तो अब हमारा भी एक मकसद बनता है। देखिए इस वक्त अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जब तक जम्मू कश्मीर एक रियासत थी तो यहाँ पर ये ज़ुबान जो है उर्दू ज़ुबान सरकारी ज़ुबान थी, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू थी जम्मू कश्मीर रियासत की। लेकिन अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके हैं, इन्हें यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो अब यहाँ की जो ज़ुबान है, 5 ज़ुबानें यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, जो हैं सरकारी ज़ुबानें हैं और उसमें उर्दू आज भी शामिल है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर जैसे JKIS का अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई आपने कर लिया है, आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप उर्दू में भी एक्सपर्ट के साथ बात कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है। इसके अलावा आप उर्दू अदब पर बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, उर्दू शायरी कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन ज़ुबान है, एक प्यारी ज़ुबान है, एक मीठी ज़ुबान है। और सबसे बड़ी बात कि अगर हम इस्लामी लिटरेचर को जानना चाहते हैं, इस्लामी लिटरेचर को महसूस करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समझना चाहते हैं तो उर्दू ज़ुबान सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी बनता है। तो लिहाजा अब हम पर एक फ़र्ज़ बनता है, हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, जो लोग उर्दू से जुड़े हैं, जो उर्दू बोलने वाले हैं, सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं या सीखने वाले हैं, उन पर ये फ़र्ज़ बनता है कि इस ज़ुबान को एक विरसे के तौर पर आगे ले जाया जाए, अपने बच्चों को उर्दू सिखाई जाए, उर्दू में बात की जाए। और जो उर्दू को बचाने के लिए मुख्तलिफ़ जैसे तहरीक बकाए उर्दू है और इस तरह की बहुत सारी तंजीमें हैं जो उर्दू के लिए काम कर रही हैं, उनसे मिलजुल कर इस अदब को सीखा जाए। जैसे जम्मू कश्मीर हमारी एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस है, वहाँ पर भी उर्दू के लिए काम हो रहा है। यानी कोई भी शोबा ऐसा नहीं है जहाँ पर उर्दू नहीं है। अब जितने भी स्कूल्स हैं उर्दू पढ़ाई जा रही है, कॉलेजेस में उर्दू मौजूद है। आप उर्दू में आपके सामने
बहुत सारे मौक़े हैं, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल कर सकते हैं और इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। तो अब जो है अमीर खुसरू जो थे, अब आपने जब भी आप पढ़ते हैं या कहीं पर आपको यानी उर्दू के पहले शायर के मुतल्लिक आप जानकारी हासिल करते हैं तो आपको मिलता है कि अमीर खुसरू उर्दू के पहले शायर माने जाते हैं। लेकिन अमीर खुसरू से पहले हिंदुस्तान में जो हमारे औलिया किराम थे, सूफ़ी थे, बुज़ुर्ग लोग थे, वो यहाँ पर पहुँच चुके थे और जो उनका जो यानी कि कलाम था, उनकी जो बातचीत थी, तो उससे उर्दू का आगाज़ हो चुका था। सबसे पहले उर्दू जिस शख्स ने हिंदुस्तान में लिखी उसका नाम बादशाह हिंद हज़रत ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हैं। उन्होंने 1235 ईस्वी में उर्दू जो है वो लिखना स्टार्ट किया। उसके बाद जो है बाबा फरीदुद्दीन शक्करगंज रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने उर्दू में लिखा। फिर बू अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने उर्दू में लिखा। फिर बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने उर्दू में लिखा। उसके बाद अमीर खुसरू ने उर्दू में शायरी का आगाज़ किया। तो इस तरह से उर्दू में सिर्फ़ मुसलमानों ने ही नहीं लिखा, अब उर्दू में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गैर मुस्लिम भी हैं, लेकिन उन्होंने उर्दू में लिखा, अच्छा लिखा, खूबसूरत लिखा और आज भी वो हमारे सामने एक नमूने के तौर पर मौजूद हैं। जैसे पंडित हरीचंद अख्तर साहब हैं, उन्होंने उर्दू में बहुत सारा जो है लिखा है। इसके अलावा कृष्ण चंद्र हैं जो सरज़मीन पुंछ के हैं और उन्होंने उर्दू में बहुत सारा मवाद जो है हमें दिया है, उर्दू में लिखा है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं जो मुस्लिम्स के अलावा दूसरे मज़ाहिब के हैं, उन्होंने भी उर्दू को पसंद किया है और उर्दू में लिखा है। अब हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है, हमारा ये जो है एक मिशन होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए कि हम जो लोग उर्दू से जुड़े हुए हैं इस विरसे को तो हम जो उर्दू बोलने वाले लोग हैं, हम पर ये फ़र्ज़ बनता है, हमारा ये मकसद होना चाहिए कि हम उर्दू ज़ुबान की तरवीज और तरक्की के लिए काम करें और इस ज़ुबान को आने वाली नस्लों के लिए भी मुंतकिल करें। अब देखिए इन लोगों ने मेहनत की, शुरुआत से लेकर हज़रत ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से लेकर आज तक उर्दू अदब में लोग काम कर रहे हैं, उर्दू हम तक पहुंच रही है। अगर हम आज काम करना बंद कर देंगे तो ये ज़ुबान यहीं पर ख़त्म हो जाएगी और उसके ज़िम्मेदार हम लोग होंगे। इसलिए ज़ुबान की तरक्की के लिए, इसकी इशाअत के लिए हमें काम करना चाहिए, उर्दू में लिखने की कोशिश करनी चाहिए, उर्दू को आगे फैलाने की कोशिश कीजिए और कम से कम अपने बच्चों को एक सब्जेक्ट उर्दू आप ज़रूर रखाइए ताकि उर्दू ज़ुबान ज़िंदा रहे और इस ज़ुबान से हम लोग जुड़े रहें। इसी में हमारी कामयाबी है, तरक्की है और ये हमारी एक कौमी शनाख्त है ये ज़ुबान, और इस ज़ुबान को हमें ज़िंदा रखने का आज अज़म भी करना है। एक बार फिर आप सभी व्यूवर्स को इंटरनेशनल उर्दू डे की बहुत बहुत मुबारकबाद, और जिन लोगों ने आज इस प्रोग्राम का मुनक्किद किया है, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करवाया है, उन्हें भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।